प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपना चैनल सर्किल पॉइंट चैनल पर। चलिए, हम लोग अभी इतिहास के श्रृंखला को मौर्य साम्राज्य से जोड़े हुए हैं, अर्थात हम लोग मौर्य साम्राज्य को देख रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में आज हम लोगों का तीसरा क्लास है। मौर्य साम्राज्य का कितना? तीसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे अशोक और बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अगला मौर्य शासक बनता है वो अशोक बनता है। उसी के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे, और अशोक की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बढ़ रहे हैं क्लास 3 में। जो विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य का क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं, आप अपने चैनल से प्लेलिस्ट से क्लास 1 और क्लास 2 को देख लें, ताकि तीसरा क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए, आज हम लोग बढ़ते हैं साम्राज्य अशोक के बारे में, जो सम्राट थे बिंदुसार के बाद अपने गद्दी को संभाले हैं और किस तरीके से साम्राज्य को आगे बढ़ाए हैं, उसी बातों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला पॉइंट कहता है अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार। बताए भी कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद, बिंदुसार का जब मृत्यु हो जाता है तो कौन अगला शासक बनता है? अशोक। माता का नाम सुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी। गुरु का नाम चाणक्य। अशोक के गुरु का नाम चाणक्य। और ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी गुरु पूछेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का भी गुरु पूछेगा तो कौन थे? चाणक्य। और अशोक के गुरु कौन? चाणक्य। बौद्ध गुरु याद रखेंगे उपगुप्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक है जो प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जाकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो बौद्ध धर्म का शिक्षा कौन देते? मतलब बौद्ध गुरु कौन हुए? उपगुप्त हुए। अब ध्यान दीजिएगा, अनुयायी अभी आपको बताया शैव धर्म, अब बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। क्वेश्चन रहेगा कि अशोक ने प्रारंभ में किस धर्म को अपनाया था? तो शैव धर्म को। लेकिन किस धर्म को बाद में माना? तो बौद्ध धर्म को। बाद में किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की संख्या पूछेगा था कितना? 14, और 14 का आधा कर देंगे तो स्तंभ लेख। तो शिलालेख का संख्या 14 और स्तंभ लेख का संख्या 7। अशोक के शिलालेख का संख्या 14, स्तंभ लेख का संख्या कितना? 7। मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हो गया था। अशोक का मृत्यु कब हो गया था? 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जिसको अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ? बराबर की पहाड़ी में। कितने गुफा का निर्माण करवाया? तो 4 गुफाओं, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का। ध्यान दीजिएगा, कितने? तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कहेगा कि कहाँ पर गुफा का निर्माण करवाया? तो बराबर की पहाड़ी में। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट, यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कांस्टेंटाइन से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहेगा यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना किससे करते हैं? तो रोमन सम्राट कांस्टेंटाइन से। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, अशोक में ही कलिंग युद्ध। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आता है कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कल आप लोग को बताए थे कि अशोक है जो गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। इस बात को याद रखेंगे, अशोक गद्दी पर कब बैठता है? 269 ईसा पूर्व। और कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। तो देखेंगे, राज अभिषेक के 8वें वर्ष, 8 वर्ष बाद, राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद यह युद्ध हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 269 ईसा पूर्व से 8 घटा दीजिएगा तो कितना? 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, ये 8 वर्ष बाद है, लेकिन 9वें वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 9वें वर्ष में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देगा कि कितने वर्ष में? तो 9वें वर्ष में। और कितने वर्ष बाद? तो 8 वर्ष बाद। कहेगा राज अभिषेक के कितने वर्ष कलिंग युद्ध हुआ? तो 9वें वर्ष।
वर्ष। और कितने वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद। 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कि कलिंग युद्ध कब होता है, तो 261 ईसा पूर्व में, राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद, राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद, या एक इसी को क्या कह सकते हैं, राज अभिषेक के 9वें वर्ष में, राज अभिषेक के 9वें वर्ष में। किसके बीच युद्ध हुआ था, तो अशोक और कलिंग के शासक नंदराज, अशोक और कलिंग के शासक नंदराज लड़ा। ये जो युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, अशोक और किसके बीच, कलिंग के शासक नंदराज के बीच, नंदराज। अभी नंदराज का हम लोग को उल्लेख कहाँ मिलता है, नोट करके देखिए, लिखे हुए हैं कि नोट कर, इनका नाम खाड़बेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कलिंग शासक नंदराज का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग के शासक नंदराज का उल्लेख कहाँ से मिलेगा, तो लिख लीजिए खारवेल के शासक, ठीक है ना, इनका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग के शासक नंदराज का उल्लेख मिलता है। और कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में है। जैसे अभी जो वर्तमान समय देखेगा तो कलिंग कहेगा वर्तमान समय में इसका संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से। किससे, उड़ीसा। और कलिंग प्रसिद्ध क्यों था, तो हाथियों के दांत के लिए, हाथियों के दांत के लिए। और उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग का राजधानी कहाँ था, तोसली। फिर से कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व। किसके बीच, अंग्रेज और कलिंग शासक नंदराज के बीच। और कलिंग शासक नंदराज का जानकारी मिलेगा खाड़बेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला टर्म देखेंगे, अशोक कलिंग युद्ध। ध्यान दीजिए, अशोक और कलिंग शासक नंदराज, अशोक और कलिंग शासक नंदराज के बीच में, अशोक और कलिंग शासक नंदराज के बीच में। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के बदले, ध्यान दीजिएगा, अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया। इस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के बदले किसको अपनाया, धम घोष को अपनाया। ठीक है, कहेगा भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया। किस युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष मतलब युद्ध को छोड़ दिया है और धम घोष को अपना लिया है। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। अभी बताएं कि कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और कौन धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का शिक्षा कौन देते हैं, उपगुप्त। एकदम याद रखिएगा कि अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। अगला पॉइंट, अशोक अपने भतीजे न्यग्रोध, ध्यान दीजिएगा, अशोक अपने भतीजे न्यग्रोध से काफी प्रभावित था। कहेगा अशोक किसकी बातों से प्रभावित था, तो अशोक का ही भतीजा है न्यग्रोध से काफी प्रभावित था। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम कहा जाता है। धम क्या था, जैसे धम घोष अपना है ना, तो धम घोष मतलब लड़ाई छोड़ दिया, वो धम क्या है, तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें क्या कहा गया, धम कहा गया। और एक चीज और समझिएगा इसमें कि अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ता है तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। मतलब इतना बड़ा नरसंहार, मतलब लाखों सैनिक मारे गए, लाखों सैनिक बंदी बनाए गए और लाखों सैनिक घायल भी हो गए थे। इस बड़े नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वह क्या करता है, भेरी घोष मतलब युद्ध को त्याग देता है। और खुद नहीं त्यागता है, खुद तो त्यागता ही है, साथ में पूरे क्षेत्र में ऐलान कर देता है, जहाँ तक अशोक का सम्राट था, कि जब तक अशोक रहेगा कहीं युद्ध नहीं होगा। और नहीं हुआ। अशोक के जाने के बाद हुआ वो अलग बात है, लेकिन जब तक अशोक कलिंग युद्ध के बाद जीवित रहा तब तक कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। किसी भी क्षेत्र में घटना ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चलिए, कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ है, अशोक के 13वें शिलालेख में। जो 14 शिलालेख है अशोक का, उसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, याद रखेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसका चर्चा पूछेगा कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, इसका उल्लेख कहाँ है, तो सिहनी अनुश्रुति में।
अशोक के समय भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी थी। अशोक के समय पूछेगा भाषा कौन सा था, पाली भाषा था और लिपि ब्राह्मी। अशोक के समय 5 प्रांत थे। अशोक के समय कितने प्रांतों का संख्या 5 था और प्रांतों को चक्र कहते थे। अशोक के समय पूछेगा कितने प्रांत, 5, और प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। अशोक के समय 5 प्रांत था और प्रांतों को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। वो 5 प्रांत कौन है और उसकी राजधानी देख लीजिए। पहला उत्तरापथ जिसका राजधानी तक्षशिला, उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला। अवंती का उज्जैन, अवंती का उज्जैन। कलिंग का तोसली, कलिंग का तोसली। दक्षिणापथ का सुवर्णागिरी, दक्षिणापथ का सुवर्णागिरी। अब प्राची देश का पाटलिपुत्र। फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्तरापथ का तक्षशिला, अवंती उज्जैन, कलिंग तोसली। अभी बताएं कि कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी और अभी वर्तमान में उड़ीसा में आता है। दक्षिणापथ का सुवर्णागिरी और प्राची देश का पाटलिपुत्र जो मगध का हिस्सा था। चलिए, प्रांत का प्रशासक देखेंगे क्या कहलाता था। प्रांतों को क्या कहते थे, चक्र। अब प्रांत का प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाता था। प्रांत के प्रशासक को क्या कहते थे, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था। जो प्रांत था उसका विभाजन किसमें, विषय में। और जो विषयपति के अधीन, मतलब विषय के प्रधान को क्या कहते थे, विषयपति। प्रांतों का पूछेगा कि अशोक के समय कितने प्रांत, तो 5। प्रांतों को क्या कहते थे, चक्र। अब प्रांत का विभाजन किस में हुआ था, तो विषय में। और विषय को क्या कहते थे, विषय के प्रधान को क्या कहते थे, विषयपति। विषय के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। क्या, विषयपति। चलिए, अशोक में ही आगे हम लोग टॉपिक में देखते हैं इसी में कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए बच्चों, तो अशोक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। प्रशासन का सबसे छोटा इकाई क्या था, ग्राम। अभी आप लोग को बताएं कि जो प्रांत 5 भागों में बटा हुआ था उसके नीचे विषय था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रशासन का सबसे छोटा इकाई क्या था, ग्राम था, जिसका मुखिया या प्रधान ग्रामी कहलाता था। प्रशासन का सबसे छोटा इकाई ग्राम होता था, जिसका मुखिया या प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामी कहलाता था। अगला पॉइंट, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था, गोप, जो 10 ग्रामों का शासन चलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जिसके अंडर में कितने थे, 10 ग्राम थे। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका मुखिया प्रधान ग्रामिक होता था। अब कुछ प्रमुख टैक्स और सिक्के के बारे में देखते हैं। जो टैक्स तो देखेंगे, उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, जिसको भाग कर कहते थे, ठीक है ना। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। उपज का कितना, 1/6 भाग ले लिया जाता था, जिसको क्या नाम दिया गया, भाग कर। पूछेगा कि भाग कर में कितना लिया जाता था, तो उपज का 1/6 भाग। कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाता था। कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के लिए सर्वोत्तम माने आय का जो स्रोत बताया है, उसमें टैक्स का चर्चा किया है कि टैक्स राज्य के आय का स्रोत है। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाता था। क्या लेते थे, भाग कर लेते थे। कितना लेते थे, तो उपज का 1/6 भाग। बलि कर, उपहार या भेंट पर, मान लीजिए कोई किसी को उपहार दे रहा, भेंट दे रहा है, तो उस पर लगने वाला टैक्स कहलाता था बलि कर। क्या कहलाता था, बलि कर। अब देखेंगे, सोने का सिक्का, उसको निष्क या सुवर्ण कहा गया था। सोने के सिक्का को क्या कहा गया था, निष्क या सुवर्ण। चांदी का सिक्का को कहा गया था करसापन। क्या कहा गया, करसापन। और तांबा का सिक्का काकनी, तांबा का सिक्का काकनी। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, जिसको भाग कर। उपहार या भेंट पर लगने वाला टैक्स को बलि कर कहते थे। सोने का सिक्का निष्क या सुवर्ण कहलाता था। चांदी का सिक्का करसापन कहलाता था और तांबा का सिक्का कांकनी कहलाता था। लक्षणाध्यक्ष, सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी होता था। ध्यान दीजिएगा, सिक्कों को जारी करने वाले अधिकारी को क्या नाम देते थे, लक्षणाध्यक्ष। सिक्कों को जारी करने वाला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिक्कों को जारी करने वाला पीसीएस वगैरह एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सिक्कों को जारी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, लक्षणाध्यक्ष। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड, मतलब जो टैक्स के चोरी करते थे बिक्री कर को, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन,
किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का अधिकार रहता था? किस अधिकारी मन कौन ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखता था? लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष जो कि सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी था। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा तब विद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? विद्रथ। 185 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो जाता है और उसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है जो शुंग वंश आता है, ठीक है ना। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? विद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहानी वहीं से मौर्य वंश का समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 322 ईसा पूर्व से कब तक चला था? तो 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य आपका टोटल चला। अब अशोक के शिलालेख, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से भी क्वेश्चन रहता है। अशोक के अभिलेख और शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अशोक के अभिलेख, तो सबसे पहला पॉइंट का था अभिलेख का अध्ययन। तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी। अशोक के अभिलेख चुनार के बलुआ पत्थर के बने थे। पूछेगा अशोक के जो अभिलेख मिले हैं किस पत्थर के बने थे? तो चुनार के बलुआ पत्थर, चुनार के बलुआ पत्थर। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक है जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा के नैतिक एवं भौतिक कल्याण का प्रयास किया। नैतिक एवं भौतिक कल्याण का प्रयास किया मतलब अशोक जो था अपनी भारतीय इतिहास में पहला शासक है। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक है जो अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा के नैतिक एवं भौतिक कल्याण के लिए प्रयास किया। मान लेते हैं कि अशोक अगर शिलालेख नहीं लिखता, स्तंभ लेख नहीं लिखा होता तो आज हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होता। ये अशोक दूर का, क्योंकि उस समय ध्यान दीजिएगा आज हम लोग जिस तरीके से कॉपी पेन है ना, दवात है, पेंसिल है, उस तरीके का उस समय लिखने का कोई कला नहीं था। उस समय पत्थरों पर, स्तंभ लेखों पर खोद कर लिखा जाता था, ठीक है। तो पत्थरों पर लिखने का प्रयास जो किया था यह पहला ऐसा शासक है जो अभिलेख के माध्यम से प्रजा के नैतिक भौतिक कल्याण का प्रयास किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख का खोज कौन किया, शिलालेख का खोज कौन किया? तो टी पैंथलर किया 1750 में। ध्यान दीजिएगा अशोक के शिलालेख का खोज पूछेगा कौन किया? तो टी पैंथलर किया। अशोक के अभिलेख और शिलालेख के बारे में पता कौन लगाते हैं? सबसे पहले टी पैंथलर। पता तो लगा लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए। 1750 में खोज लिए हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। पढ़ने में सफलता मिली 1837 में। पढ़ने में सफलता मिली 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसे मिला? जेम्स प्रिंसेप 1837। प्रथम प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका है, ठीक है ना। कहेगा प्रथम प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका वो कौन है? अशोक का शिलालेख। अब ध्यान दीजिएगा प्रथम प्राचीनतम जो पढ़ा नहीं गया है तो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का उसको पढ़ा नहीं गया है। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था उसको पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन था? अशोक का, जिसको पढ़ा है 1837 में कौन? जेम्स प्रिंसेप। अब ध्यान दीजिएगा अशोक अपने शिलालेख में, अपने अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग करता था? तो 4 लिपि का प्रयोग करता था। 1 2 3 4। अशोक अपने शिलालेख में 4 प्रकार के लिपि का प्रयोग किए हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है सब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, तो उसी तरीके से 4। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान से मिला है। ग्रीक और अरमाइक ये 2 अभिलेख, ये जो 2 इसका लिपि है कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक। खरोष्टी पाकिस्तान से, खरोष्टी पाकिस्तान से, और ब्राह्मी भारत से। 4 लिपि। कितने लिपि? 4 लिपि। ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी। ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी। याद रखेंगे कितने? तो 4। ग्रीक और अरमाइक कहां से? अफगानिस्तान से। खरोष्टी पाकिस्तान से। ब्राह्मी भारत से, ब्राह्मी भारत से। अब देखेंगे सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख है वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। तो बच्चों अभिलेख से इतना पॉइंट हम लोग खत्म करते हैं और आज का क्लास यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य के चौथे क्लास में कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। और आप ध्यान दीजिए जो बच्चे पहली बार आप चैनल पर आए हुए हैं तो मौर्य साम्राज्य का हम लोगों का 2 वीडियो, 2 क्लास आप लोग को यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख लें। और ये तीसरा क्लास आज हम लोग का समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं चौथे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।